हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम सीटेट के द्वारा जो ऑफिशियली टेस्ट सीरीज वेबसाइट पे उपलब्ध है उस टेस्ट सीरीज से टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा चौथा नंबर टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हमने 3 टेस्ट सीरीज प्राइमरी के सॉल्व कर रखे हैं और 3 टेस्ट सीरीज हमने जूनियर के सॉल्व कर रखे हैं। जिन्होंने ना देखा वो चैनल पर विजिट करके पिछली क्लासेस देख सकते हैं। आज ये हमारी चौथी क्लासेस है। दोस्तों, इस टेस्ट में हम 2 चीज़ें ध्यान देके चलते हैं। एक तो ये टेस्ट सीरीज सेम उसी फॉन्ट में होता है जिस फॉन्ट में परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा। इससे 2 फायदे, एक यहाँ हम एक बेस्ट अप्रोच सीखते चल रहे हैं कि अगर पेपर इस टाइप में आपको मिलेगा तो कितना आपको पेपर में लिखना है, कितना टाइम पर क्वेश्चन पे देखना है और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक उस क्वेश्चन का बताते चलते हैं। क्योंकि परीक्षा में मैथ लगा लेनी बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप 30 क्वेश्चन को 1 घंटे में लगाते हैं तो आगे सेक्शन आपका छूट जाएगा। 30 क्वेश्चन 30 मिनट में लगाना है। उसके लिए मैथ अगर आपको आती भी तो एक बेस्ट अप्रोच आपको जानना जरूरी है और वो बेस्ट अप्रोच में ऑफिशियल पेपर पे जो प्रश्न पत्र आयोग ने अपने वेबसाइट पे उपलब्ध कर रखे उस प्रश्न पत्र पे मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता चलूंगा कि इस क्वेश्चन में भाई कितना टाइम आपको देना है, कितना टाइम नहीं देना है, किस क्वेश्चन में आपको लिखना है और लिखना भी अगर उस क्वेश्चन में लगाने के लिए क्वेश्चन तो कितना लिखना है, कम से कम सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, इस क्लास में हम उन बच्चों का ध्यान भी देते चल रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता, तो उनको बेसिक से सारी चीजें मैं हर क्वेश्चन में बताता चलता हूं ताकि 75 दिन, लगभग 75 टेस्ट सीरीज हमारा टारगेट है। 75 टेस्ट सीरीज अगर मैं आपको सॉल्व करके भेजूं परीक्षा में तो शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा आपसे जो इस बोर्ड पे आपसे डिस्कस ना किया जाए, उसका बेस्ट अप्रोच ना डिस्कस किया जाए। तो 75 दिन हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से डेली क्लासेस होती है। अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लास डाली जा रही। अगर आपको ये क्लास लाइव चाहिए, मेरे साथ डिस्कशन करते हुए पढ़ना है तो एक एम रखते हैं मात्र 200 लाइक का। इस वीडियो पे अगर आप 200 लाइक करा देते हैं तो कल से ये क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगी। टाइम आपको भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अब इस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। अपने घर के फोन में मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सबको बताइए और उनके फोन लेके इस क्लास को लाइक करिए। अगर 200 लाइक हो जाती है तो कल से ये क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज मेरे YouTube चैनल पे एक इस तरीके से वीडियो अपलोड किया गया जिसपे ये थंबनेल लगा। इसमें दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का डाटा एनालाइज किया गया जो बच्चे सीटेट में फेल हुए हैं। क्योंकि हमने 2024 से लेकर 2011 तक का आंकड़ा निकाला जो सीटेट ने जारी किया। हर साल 15 लाख बच्चों में 13 लाख 12 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। 15% 18% से ज़्यादा रिजल्ट कभी नहीं गए। तो वो क्यों फेल हो रहे? लगभग लाखों बच्चों के रिजल्ट हमने देखे, उनमें वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं। फिर उन स्टूडेंट से हमने बात करके उनका व्यू देखा, किस सब्जेक्ट में उन्होंने कितना दिया। तो सारा चीज बाकायदा 13 साल का एक्सपीरियंस बच्चों का, उन्होंने कितने % रिजल्ट आए, कितने मार्क्स आए, किस सब्जेक्ट में कितने आए, हजारों बच्चों का डाटा इसमें लिया गया। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इसमें आपका एक अनुभव मिलेगा किस सब्जेक्ट पे आपको कितना मेहनत करना, कहाँ पे गलती नहीं करना, जो पिछले दिनों में बच्चों ने किया है गलती, सारी चीजें आपको ये इस वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा, साथ में फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। वहां से इस वीडियो को जरूर देखें। एक बेस्ट स्ट्रेटजी मिलेगी आपको कि सब्जेक्ट पे कितना मेहनत करना है, कहां गलती नहीं करना है, कहां पे बच्चों ने गलती की है जिसके कारण आज तक रिजल्ट 15% से ऊपर नहीं आया। इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदू अरबी सांख्याकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं। अब इससे पहले जिन्होंने 3 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रखी होंगी उसमें मैंने बेसिक से बताया था कि अगर 3 अंक की आपको सबसे बड़ी संख्या लिखने की पूछा जाए तो आप कहोगे सर 3 बार 9 लिख दीजिए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे लिखने कहा जाए तो आप कहोगे सर 1 लिख के 3 से 1 कम 2 बार 0 लगा दिया जाए। अब आपको पता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। उसने हमसे पूछा है कि 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं। तो आप सोचिए अगर हम 1 से लेके 999 तक लिखते हैं तो जो 99 है वहां तक तो 2 अंक की संख्या है। उसके बाद जहां से 100 स्टार्ट होता है यहां से लेके 999 तक 3 अंक की संख्या। तो अगर हम 999 से इन 99 संख्याओं को घटा दें 999 से तो जो संख्याएं बचेगी वो 3 अंक की संख्याएं होगी। तो 999 से 99 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 900 संख्याएं जो हैं वो 3 अंक की संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब देखिए इसमें मुझे ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया ऐसे एग्जाम में कुछ नहीं करना, ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनका बेसिक कमजोर है। अब अगर आपको ऐसे सवाल एग्जाम में मिलते हैं, उसने 3 अंक की संख्या पूछी है, तो आप तुरंत 3 अंक की संख्या ऐसे 999 सोचिए और फिर सोचिए सबसे छोटी 1 फिर 2 जीरो होगा, यानी 100 से 1 कम 99, उसी में से घटा लीजिए, डायरेक्ट आप 900 बता देंगे। उसने 4 अंक की अगर पूछा होता तो आप ऐसे 4 बार 9 लिखते, फिर सबसे छोटी संख्या सोचते 4 अंक की लिखनी, तो 1 लिख के 3 बार 0 1000, तो 1000 से 1 कम 999 अगर इसमें से घटा दें तो जो ये प्राप्त होगा 9000 संख्याएं, ये 4 अंक की संख्याएं होंगी। तो मैंने ये बेसिक संख्याओं लिखने का 3 टेस्ट सीरीज जो है, तीनों टेस्ट सीरीज में मैंने बता रखी, आप जाके पिछली क्लासेस जरूर देखें। और इस पे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं लिखना, बस आपको इतना लिखना है 3 अंक की संख्या 999 सबसे बड़ी, सबसे छोटी 100, 1 कम करके 99 उससे घटा दीजिए, इतना ही पेपर में टाइम देना है। 20 से 25 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एक संख्या दी गई है 98 98 98 98 को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। अब देखिए ये उसने पूछा है भागफल। अब देखिए इसको जो बच्चे नहीं जानते, एकदम बेसिक से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप छोटी क्लासेस में ऐसे भाग देना सीखे होंगे। मान लीजिए ये संख्या है 98 फिर 98 फिर 98 फिर 98, इसको भाग देना 98 से, तो यहाँ भागफल प्राप्त होगा। और शेषफल, वो शेषफल भी पूछ सकता है, लेकिन हमसे उसने भागफल पूछा है। अब देखिए इसको भाग देने का सबसे आसान तरीका आप समझिए। पहले क्या काम करिए, पहले 3 डिजिट का, उसके बाद 2-2 डिजिट का आप ग्रुप पेयर बना लीजिए, लास्ट में जो बचे उसका पेयर बना लीजिए। अब देखिए ये 900 कितना है, 989 है, यहाँ 8 है ना, तो 989 को 98 से भाग देने के लिए 10 बार ले गए, 98 दहम्मा 980। अब आप कहोगे सर ये तो 9 बच गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 डिजिट आप उठा लाइए, यहाँ से 8 और 9 रख दीजिए, फिर 98 दहम्मा, आप कहोगे सर 980, फिर सर 9 बच गए और ये कैंसिल हो गए। फिर आप क्या कहोगे सर ये वाला 89 उठा लाया जाए, फिर ये जब 89 उठा लेके आओगे फिर दहम्मा लेके जाओगे 980, तो सर फिर 9 बच गए, ये कैंसिल हो गया। इस बार सर 8 उठा लेके आएंगे तो 98 कम 98, सर ये पूर्णता कैंसिल हो गया, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा। भागफल क्या मिला हमको, 10 10 1, 10 10 1, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये एकदम बेसिक सा है। ऐसे क्वेश्चन में आप कोई ट्रिक ना ढूंढने की कोशिश करिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 सेकंड 45 सेकंड में लग जाएगा। मैंने आपको समझाते समझाते 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लिया होगा। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो भागफल आप तुरंत बता सकते। हो सकता है यहाँ शेषफल पूछ लेता, तो यहाँ अगर 9 दे देता तो 1 यहाँ शेषफल बच जाता, तो वो हो सकता है हमसे शेषफल पूछ लेता तो 1 शेषफल। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो 2 चीज़ पूछ सकता है, भागफल और शेषफल। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से आपको समझाऊंगा, इस बार आप ध्यान से समझिए। 3 घंटियां हैं जो 12 मिनट 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यह तीनों घंटियां 7:15 पर एक साथ बजती हैं, तो वे फिर एक साथ कितने बजे बजेगी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप जो 12, 20 और 36 दिया इसका एलसीएम ले लीजिए। अब मैंने देखो एक तो आपको बेसिक तरीका बता रखा है कि एलसीएम कैसे लिया जाएगा, 12, 20 और 36। देखिए पहले तो मैं आपको बेसिक तरीका सिखाऊंगा, जो बच्चे नहीं जानते वो भी जान लें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बनेगा। इसके बाद इसकी मैं आपको साल्टेक भी बताऊंगा कि आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। अब पहले इसको समझिए। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 4 निकाल लीजिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 नवाई 36, फिर 3 निकाल लीजिए, 3 एकम 3, फिर 5 ऐसे लिख लीजिए, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 निकाल लीजिए, 1 5 3, फिर 5 निकाल, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 निकाल लीजिए, 1 1 1। अब जहाँ 1 1 मिल जाए वहीं इसका गुणा करा लीजिए, 4 3 12 3 36 पंचे 180, इसका एलसीएम मिल गया। अब देखिए ये तो एलसीएम निकालने का मैंने एक पुराना तरीका बताया जो छोटी कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया। अब अगर आपको सबसे शॉर्ट निकालना है तो इसको 12 को आप पहले ऐसे लिखिए कि 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, तो 4 को लिख दीजिए 2 का स्क्वायर गुणे 3। फिर 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 5। फिर आपसे पूछा जाए 36, आप कहोगे सर 9 गुणे 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं। इस तरीके लिखिए। फिर देखिए जो संख्याएं कॉमन हो रही उसकी सबसे बड़ी पावर कहाँ दिख रही, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 ले लीजिए। फिर गुणे 3 है 2 जगह कॉमन, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो 3 की पावर 2 ले लीजिए। फिर
5 कहीं नहीं मिल रहा है तो केवल 5 ले लीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 गुणे 4 गुणे 5, 9 चौक 36 पंचे 180। इस तरीके से आपको परीक्षा में लगाना है। ये जिनको नहीं समझ में आया ये वाला इस तरीके से लगा सकते हैं। अब 180 जो आया है ये सारी चीज़ें मिनट में दी गई हैं, इसका मतलब 180 मिनट के बाद में वो घंटियाँ पुनः बजेगी। अब आप इसको अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 180 मिनट में 3 घंटे होंगे। तो आप कहोगे सर 3 घंटे के बाद में अब घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी, तो 7:15 पे बजी हैं, 3 घंटे ऐड कर दीजिए, 10:15 मिनट पे एक बार घंटियाँ फिर साथ में बजेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसने, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न में से किससे विभाजित किया जाए। अब देखिए ऐसे सवाल इसको आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सीटेट में क्या है हर दूसरे तीसरे साल ये वाला क्वेश्चन वो उठा के डाल देता है। जीरो एक ऐसी संख्या है जब आप जीरो को किसी से भाग देंगे, जैसे मान लो जीरो को मैंने 20 से दे दिया तो इनफाइनाइट भाई आएगा, अनंत बार हम ले जा सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या को जीरो से हम भाग दे ही नहीं सकते। 1 से दे सकते हैं, देखो 20 को 1 से देते तो भागफल 20 एकम 20 मिल जाता, -1 से भी दे सकते हैं तब भागफल -1 मिल जाता, -1 से दे देते तो -20 मिल जाता। लेकिन जीरो एक ऐसी संख्या है, किसी संख्या को अगर आप 1 को 0 से भाग दोगे, आपसे कह दिया जाए आपके पास 1 रुपया है, आप 0 रुपया सबको बांटो तो आपको कुछ देना ही नहीं, आप इनको भी कह दीजिए 0 ले लीजिए इनको, तो आप अनंत लोग को दे सकते हैं, इस धरती पे जितने सबको दे सकते हैं 0 और 1 रुपया आपका बचा रह जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी संख्या को जब 0 से भाग दिया जाता है तो इनफाइनाइट आता है, अर्थात उसका भागफल हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको याद भी कर सकते हैं और कंसेप्चुअली मैंने आपको समझा भी दिया क्यों ऐसा होता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है, ठीक है, तो संख्या किससे विभाजित होगा। अब देखिए ये आप विभाजित का एक नियम होता है कि 2 से कोई संख्या अगर विभाजित है तो उसकी क्या रूल होगा, 3 से विभाजित है तो उसका क्या रूल होगा, 5 से विभाजित है तो उसका क्या रूल होगा। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने पहले यहाँ आपको मैं 3 का एक नियम बताता हूँ। कोई संख्या मान लो आपसे दे दी गई, मान लो आपसे दे दी गई 27, फिर दे दिया गया आपसे 27, 9, फिर ऐसे संख्या दे दी गई 3, 5 और फिर दे दिया गया यहाँ पे 1, ऐसे कुछ भी दे दिया गया। अगर किसी संख्याओं का योगफल यानी इन सारी संख्याओं का योगफल एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 3 का गुणज है, तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। ये आप मान के चलिए यही 3 की विभाज्यता का नियम है। अगर हमें किसी संख्या को ये चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो उनके अंकों का योग आप जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, तो 9 जो है 3 का गुणज है, 7 2 9 9 18, 18 भी 3 का गुणज है, 7 2 9 ये भी 3 का गुणज है। जहाँ भी ऐसे कितनी बड़ी भी संख्या लिख दी जाए, मान लीजिए ऐसे मैंने लिख दिया 4 5 2 3 5, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 4 9 2 11 और 3 14 और 5 19 है। अब देखिए ये नहीं होगा, 5 3 8 2 10 5 15 और 4 19, तो यहाँ पे एक संख्या आप घटा दीजिए, इसको 3 और 5 कर दीजिए। देखिए 5 3 8 2 10 3 13 5 18, ये 3 का गुणज हो गया। तो 3 का आप विभाज्यता नियम पर बस ऐसे याद कर लीजिए कि अंकों का योग एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3 से विभाजित हो। अब इसने क्या पूछ रखा है, देखिए यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या किससे विभाजित होगी, वो सदैव 3 से विभाजित होगी। यही वो पूछ रहा है। भाई मान लीजिए यहाँ संख्या 27 होती तो देखिए इसका योगफल कितना हो गया 9, ये 3 का गुणज है नहीं है, और ये 3 से विभाजित है नहीं है। ऐसे आप 72 ले लीजिए, ऐसे आप 81 ले लीजिए, ऐसे कुछ भी संख्या ले लीजिए, 5 अंकी 6 अंकी जो भी लोगे, अगर वो 3 का गुणज होगा उनके अंकों का योगफल, तो वो सदैव 3 से विभाजित होगी। अब ऐसे आपसे कोई पूछ ले 2 का विभाज्यता नियम, तो लास्ट वाली डिजिट अगर 2 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिख दिया 152, अब ये अगर 2 से विभाजित हो रहा है 2 1 कम 2 तो ये होगी। इसी तरीके मैंने 164 लिख दिया, 168 लिख दिया, तो ये 8 लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या होगी। जैसे यहाँ 161 दे दिया, 1 2 से नहीं हो रहा है तो 2 से नहीं होगा। ऐसे 5 की डिविजिबिलिटी रूल जो होती है विभाज्यता का नियम, वो लास्ट में 0 या 5 आए वही संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। अगर इसके अलावा कोई अंक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 125, लास्ट में 5 है 5 से विभाजित हो जाएगी 120, ये हो जाएगी, लेकिन 123 लिख दिया नहीं होगा। ऐसे हर संख्या का
विभाज्यता का नियम है, जो जो आता जाएगा मैं आपको वो चीज़ें बताता जाऊंगा। यहाँ आप 3 की विभाज्यता नियम को याद कर लीजिए, 2 की बता दिया, 5 की बता दिया, याद कर लीजिए। ऐसे 7 की बता देंगे, 8 की बता देंगे, 4 की बता देंगे, 6 की बता देंगे। सारे आपको 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो जाएगी, जिस आगे क्वेश्चन मिलता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न समतुल्य है? समतुल्य का मतलब बराबर हो दो भिन्न। अब देखिए 1/4 2/4 के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 2/4 का मतलब 1/2 हो गया, यहाँ 1/4 हो गया, ये नहीं बराबर है। 2/3 1/3 बराबर है, आप कहोगे नहीं सर। 5/3 2/3 बराबर है, आप कहोगे नहीं। 4/3 8/6, आप कहोगे यस सर। अगर मैं 2 से काट दूं तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो सर 8/3 का मतलब तो 4/3 ही हुआ, और ये भी 4/3 है। इसका मतलब ये दोनों समतुल्य हैं। देखिए सीटेट में कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र से मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। सारे क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में आपके बनेंगे, बस एक बेस्ट अप्रोच आपको पता हो। देखिए निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? उसने कहा है 25 दर्जन वस्तुएं प्रत्येक 350 में, 250 पैकेट प्रत्येक 350 में। अब कुछ बच्चे क्या हो करेंगे, 25 दर्जन क्या करेंगे, 25 सोचेंगे एक दर्जन में 12 है, गुणे 350, फिर वो इसका मूल्य प्राप्त करेंगे गुणा करके। फिर 250 पैकेट का प्रति पैकेट 350 में है, वो इसका मूल्य प्राप्त करेंगे। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसके बाद आंसर बताएंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हो, आपको मैं एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, आपको कोई गुणा भाग नहीं करना, इसको करोगे बहुत लंबा जाएगा। देखिए यहां भी 350 है, यहां भी 350, आप 350 से गुणा ही ना कराइए। यहां भी 25 है और यहां 250, यहां 12, तो 25 और 12 का गुणा करना हो, आप कहोगे सर 25 बढ़िया 300, तो सर इसका गुणा 300 गुणे 350, यहाँ 250 गुणे 350, इसका मतलब 350 से 300 को जब मल्टीप्लाई करेंगे और 350 से 250 से कराएंगे तो ये वाला सर ज्यादा होगा। वैसे आप देख लीजिए तो आप क्या बताओगे, सर पहले का रेट ज्यादा होगा। अब इसमें कहाँ भाई मल्टीप्लाई कराना है? यही एक बेस्ट अप्रोच है जो छोटे छोटे सवाल में मैं आपको देता चलूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा और 30 क्वेश्चन मात्र 20 से 25 मिनट में आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अब जो ये क्लास मेरे साथ नहीं लिए रहेंगे वो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर बताएंगे, तो अगर वो आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके निकलते, वो 1.5 मिनट 2 मिनट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप आगे सेक्शन ले नहीं अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे हिंदी का गद्यांश आया, संस्कृत का आया, उनके पास कम टाइम रहेगा तो वहां जाके गलत करेंगे। ये क्वेश्चन तो सब बच्चे बना लेंगे भाई। वो 25 को 12 से गुणा करके फिर 350 से गुणा कर लेगा, उसके बाद 250 को 350 से गुणा कर लेगा, फिर दोनों का जो योगफल आएगा उसी को कंपेयर कर लेगा कौन सा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ लगाना बड़ी बात नहीं, कम समय में आपको ये देखना, यहाँ 350 यहाँ 350, तो आप 25 का 12 से गुणा करा के सोच लिए 25 बड़ी हम 300 हो गया। अब 300 के 350 से जब 250 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो दोनों बराबर है, तो यहाँ 300 बढ़ी, इसके मतलब ये इसकी रेट ज्यादा होगी। यही पूछ रहा था किसकी लागत अधिक है। तो ये अप्रोच आप मेरी क्लास में सीखते चलेंगे, और यही अप्रोच आपको सीटेट पेपर क्वालिफाइड कराने में फायदेमंद है, जो आपको 150 प्रश्न 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना है। तो 30 मिनट से ज़्यादा अगर आपने किसी सब्जेक्ट को दिया तो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन आपके छूटेंगे 100%, ये मान के चलिए। 2750 ml बराबर है। इससे पिछली कक्षाओं में मैंने ml को बता रखा है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। आपको पता होगा, जैसे आप तेल उन खरीदने जाते होंगे, बॉटल आती है 900 ml, 800 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है। उसने पूछा हमसे 2750 ml में कितना होगा, तो पहली चीज तो आप 2750 को 1000 से भाग दे दीजिए, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 0 2 0 3 0, 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.75 लीटर, यानी 2 लीटर कंप्लीट, फिर 0.75 लीटर। अब ऑप्शन देखिए 27 लीटर, आप कहोगे सर नहीं, 0.275 लीटर नहीं सर, 275 लीटर नहीं सर, 2 लीटर 750 ml सर, कहोगे यस सर। 2 लीटर देखिए ये पूरा 2 लीटर और 0.75 लीटर का मतलब कितना हुआ, 750 ml हुआ। तो यही वो कह रहा है 2 लीटर 750 ml। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 पे चलकर एर्नाकुलम जंक्शन पे 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा में कुल लगा समय। देखिए ये रेल वाला क्वेश्चन सीटेट हर बार पूछता है। इससे पहले मैंने एक चीज बताया था कि जहां रेलवे में टाइम 12 से ऊपर दिखे वहां आप उसको 12 माइनस कर लीजिए। तो यहाँ जब 16 से आप 12 माइनस करेंगे तो कितना, 4:35 पे वो चली। और ये 12 जो आप माइनस करती है दोपहर के 12 के बाद का टाइम देता है। अगर 12 के बाद की संख्या है 12 माइनस कर दीजिए
और दोपहर के बाद यानी शाम को लगभग 4:35 पे वो भोपाल से चला। और 28 अगस्त को जब वो चला, देखिए 28 अगस्त को कितनी बजे चला, आप कहोगे सर शाम को 4:35 पे चला। फिर वो पहुंचा कितनी, 30 अगस्त को सर पहुंचा। और सुबह 7:30, देखिए 7:30 से हम समझ गए सुबह 7:30, क्योंकि शाम वाला 7:30 जो देता वो 12:07 19:30 बताता। रेलवे में दोपहर के बाद टाइम 12 के बाद 1 मिनट 13 हो जाता है, तो ये 7:30 उसने दे रखा है, इसका मतलब वो सुबह की बात कर रहा है। अब सर 28 को 4:35 पे जब चला तो 29 के 4:35 तक तो उसने 24 घंटे पूरे लिए। 29 के 4:35 तक कितना, 29 तारीख के 4:35 तक। फिर आप कहोगे सर 29 तारीख से 4:35 तक फिर 12 घंटे और लेगा, तो 30 तारीख की सुबह 4:35 तक कितना हो जाएगा सर, 12 घंटे और प्लस हो जाएंगे। अब देखिए 30 तारीख की सुबह 4:35 तक हम आ गए और 7:30 तक जाना है, तो 4 3 7 सर 3 घंटे उसने और लिया। लेकिन 3 घंटे नहीं, यहाँ 35 से यहाँ 30 यानी 5 मिनट कम लिया, इसमें से 5 मिनट कम, तो 12 24 12 36 और 39 घंटे में 5 मिनट घटा दीजिए। तो आप कहोगे सर 39 घंटे में जब 5 मिनट घटाएंगे तो 38 घंटे 55 मिनट हमारे पास आएंगे। और वो यही पूछ रहा था कितना टाइम लगा, 38 घंटे 55 मिनट। देखिए ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। ताकि अब अगर आपको निकालना है तो वैसे भी आप निकाल सकते कि 28 को 4:35 पे चला, अपने माइंड में केवल सोच के, तो 29 के 4:35 तक तो 24 घंटे हो गए होंगे भाई। फिर 29 के 4:35 से सुबह के 4:35 तक 12 घंटे और होंगे, 24 12 36। फिर आप सोचेंगे सर 4:35 से हमको 7:30 तक जाना है, अगर 7:35 होता तो 3 घंटे और हो जाते, 36 3 39, लेकिन वो 7:35 नहीं 7:30 पर पहुंचता है सर, तो 5 मिनट घटा लिए 39 से 38 घंटा 55 मिनट। ये क्वेश्चन आप मुंह जबानी यानी लगाएंगे, लेकिन अगर बेसिक आपको एक बार समझना है, ये फॉर्मेशन समझ लीजिए मैंने क्या किया। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जब नेक्स्ट बार आएंगे तो आप मुंह जबानी लगाने की कोशिश करिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, इसके बाद टेस्ट सीरीज में कहीं मिलेगा और मुंह जबानी उसका आंसर निकाल के फिर क्वेश्चन का आंसर मेरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। अब इससे पहले वाली क्लासेस मैंने वर्ग आयत सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, वर्ग का फार्मूला और आयत का फार्मूला, आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। तो अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देख रखी तो जरूर जाके देखिए। एक बार मैं फिर से यहाँ बता देना, वर्ग एक ऐसी आकृति को कहते हैं जो 4 भुजाओं से बंद होती है, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उन्हें वर्ग कहते हैं। वर्ग का परिमाप जो होता है, आप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो उनका परिमाप आ जाएगा। उनका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर जो होता है, भुजा स्क्वायर जो होता है ये वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर जो होता है यही वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब आगे चलिए, क्वेश्चन कह रहा था एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, यानी कि स्टील का तार है तो उसको इस तरीके से ऐसे मोड़ा गया है कि उसने एक वर्ग बना लिया है और जिसकी चारों भुजा बराबर है। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल तो आपने बता रखा है, फार्मूला भुजा का स्क्वायर होता है, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है तो अगर ये स्क्वायर जाएगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा और 484 सर 22 का अंडर रूट होता है, यानी भुजा जो है वो कितना है 22 सेंटीमीटर एक भुजा है। अब आप कहोगे सर भुजा हमको पता चल गई, तो यानी 22 ये होगा सर, 22 ये भी होगा सर, 22 ये वाली भुजा भी होगी और सर 22 ये वाली भुजा भी होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 22 22 44 22 66 और 22 88 सेंटीमीटर का सर वायर है, इसको आपको पता चल गया। अब देखिए तार की लंबाई आपको पता चल गई। वो कह रहा है यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, अब बता रहा है कि वो सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया जा रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप सर कहोगे तार तो सर ये भी 88 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास तार तो 88 सेंटीमीटर है। तो जब हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल की ये जो परिधि है ये तो 88 सेंटीमीटर ही रहेगी। और मैंने आपको पिछली कक्षाओं में सर्कल की परिधि का फार्मूला भी बता रखा है, 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। देखिए अभी मैं इस क्वेश्चन का आपको बेसिक, ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसका बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। अब 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर सर, 2 गुणे पाई की वैल्यू उसने 22/7 दे रखी है सर, 22/7 रख दिए। आर की वैल्यू उसने हमसे पूछ रखी है, यही निकालना है। अब आप कहोगे सर 22 चौक 88 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और ये 7 यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर सर। अब आप कहोगे सर ऑप्शन क्या कौन सा सही है, बी नंबर सही है। अब ये अगर एग्जाम में मिलता है तो आपको कैसे करना है भाई, ये मैंने बेसिक बता दिया। अब आप देखिए जहां वर्ग का आप देखिए कि
वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो उसका अंडर इसको वो रूट स्क्वायर कर लीजिए। जैसे 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का। तुरंत आप समझिए कि 22 उसकी भुजा, मान लो यहाँ वो क्षेत्रफल दे देता 100 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट 100 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे सर 10, यानी भुजा 10 सेंटीमीटर हो गई। तो ऐसे सवाल में जहाँ क्षेत्रफल दिखे तुरंत आप अपने दिमाग में भुजा निकाल लीजिए कि अगर 484 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा जो होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 होता है। फिर आप उस भुजा को 4 से गुणा करके उसका परिमाप निकाल लीजिए। जैसे यहाँ 22 चौक 88, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि 88 सेंटीमीटर लंबा तार है। अगर यहाँ 100 दिया होता तो आप सोचते कि 10 सेंटीमीटर उसका एक भुजा होगी अंडर रूट करने पे, 10 को 4 से गुणा करते 40 सेंटीमीटर उसकी तार की लंबाई होती। तो जैसे यहाँ 88 आ गया था आपके दिमाग में, तुरंत समझ जाते अगर वृत्त बनाया जाता है तो ये परिधि ही हुई। तुरंत कि आप पेपर में बस इतना लिखते कि 2πr की वैल्यू उसने 88 दे रखी है। उसके बाद में दूसरी लाइन में आप तुरंत 2 × 22/7 × r बराबर 88 कर लेते। 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। आर की वैल्यू आप तुरंत बता देते 14। बस इतना आपको लिखना था एग्जाम में, देखिए इतना करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना था आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा पेपर में आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया। अब आधा घुमाने का मतलब, जैसे ये अंक है कोई चीज़, अब इसको आधा घुमाने का मतलब एक बार वैसे रोटेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिख रखा है, मैंने कह दिया 5, ये मान लो आपने 5 लिखा है, ठीक है 5। तो जब आधा घुमाओगे तो ये मात पूरे घुमाने में तो पुनः उसी पे आ जाएगा, यानी ये वाली जो चीज़ है ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये वाली चीज़ फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसको कहते हैं आधा घुमाना, ठीक है। अब आपने आधा घुमाना समझ गए तो अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देगी। अब 3 और 5 में सर जैसे मैंने 5 को घुमा के दिखाया, क्या ये वैसे दिख रही है, नहीं दिख रही है। ऐसे 6 और 9 में सर अगर हम 6 को घुमाएंगे एक बार आधा, तो सर ये वाला जब ऐसे जाएगा तब तो ये 9 दिखने लगेगा, तो ये भी नहीं दिखेगा सर। 0 और 8, देखिए 0 को घुमाएंगे तो 0 की जैसे दिखेगा, 8 घुमाएंगे तो 8 की ही जैसे दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 को सर घुमा के एक बार देख लीजिए, आप कहोगे सर 4 को, तो जैसे एक बार 4 करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 0 और 8 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने तीनों टेस्ट सीरीज में आया है, तीनों टेस्ट सीरीज में करा रखी है, तो बार बार इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें भी दिखे कि आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। और जिन्होंने इस क्वेश्चन को ये पहली क्लास हो या न समझ में हो, वो पिछला टेस्ट सीरीज देख लें, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। सबका मैं कमेंट रीड करूंगा और सबका रिप्लाई नहीं दूंगा। जो सही होंगे उनको भी रिप्लाई करूंगा, जो गलत होंगे उनको भी बताऊंगा कहाँ पे गलती की आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 6 15, फिर उसने एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 45 66 91। देखिए सीटेट में एक पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तीनों पेपर में 3 अलग अलग पैटर्न हम लोगों ने सीखा। यहाँ उसने एक और पैटर्न हमको दिया है, फिर उसने पूछा इस पैटर्न में कौन सी संख्या यहाँ आएगी। अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, ना मैथ के बारे में आता, ना पैटर्न के बारे में, लेकिन आप अवलोकन करिए केवल इसका। आप कहोगे सर 1 से 6 के बीच में 5 का गैप है, कितने का गैप है 5 की। देखिए मैं इसको संख्या यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियर। 15, फिर यहाँ उसने क्वेश्चन मार्क, फिर 45, फिर 66, फिर 91। अब आप कहोगे सर कि 1 और 6 के बीच में 5 का गैप है, 6 और 15 के बीच में 9 का गैप है, फिर यहाँ 45 और 66 के बीच में 21 का गैप है, 66 और 91 के बीच में 25 का गैप है। फिर आप सोचोगे सर यहाँ 5 में से 4 बढ़ा है, तो जो इसके बाद संख्या आएगी उसमें भी 4 बढ़ेगी, यानी 13। तो यहाँ 15 और 13 सर 28 हो सकता है, कहोगे आप। फिर अगर इसी तरीके से हम आगे चेक करना है तो आप कहोगे सर यहाँ 13 है तो इसमें जो 4 बढ़ के 17 हुआ होगा, तभी 17 28 यहाँ 45 लिखा है। फिर 17 में 4 बढ़ के 21 हुआ है, 45 21 तभी उसने 66 लिखा है तभी। फिर यहाँ से 21 में 4 बढ़ के 25 हुआ है, 25 66 91 लिखा गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, बस आपको अवलोकन करना है पैटर्न को। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या यही जो आपको बुकलेट मिलेगी उसी में आप ऐसे देख लीजिएगा कि इसका डिफरेंस कितना है। उसी में आप लोग देख लीजिए इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस कितना है 9 है, फिर इसका डिफरेंस 21 है, फिर इसका डिफरेंस 25 है, यानी इसमें 4 4 बढ़ रहा है, तो इसके बाद 13 होगा और 13 15 यहाँ 28 होगा। इतना ही क्वेश्चन में आपको करना था। क्वेश्चन नंबर
नंबर 14 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, और मैंने पिछली कक्षा में बता रखा कि जितना बड़ा क्वेश्चन दिखे समझ जाइए उतना ही आसान क्वेश्चन, और तीनों टेस्ट सीरीज में मैंने इसको सिद्ध करके दिखाया है कि जितने क्वेश्चन है उसमें सबसे आसान क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सीटेट में, इससे आपको घबराना नहीं। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन देखे, उसमें सबसे आसान क्वेश्चन ये होगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है। यहाँ उसने कहा स्टेशन ए से दूरी में, मान लीजिए कोई 57 किलोमीटर दूरी है, कुछ किसी रेलवे स्टेशन का 175 किलोमीटर दूरी है, किसी का 366, किसी का 495। यहाँ स्टेशन, यहाँ ए से बी तक की दूरी दी गई है 57, यहाँ ए से सी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी, ए से ई तक की दूरी। मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ से उसने कानपुर की दूरी, लखनऊ से दिल्ली की दूरी, लखनऊ से आगरा की दूरी और सबका रेट लिख रखा है। फिर उसने कहा है यहाँ किराया देख रखा है कि ए से बी तक जाओगे 12.5 रुपया लिया जाएगा, ए से सी तक जाओगे 28 रुपया लिया जाएगा, ए से डी तक जाओगे 49.5 लिया जाएगा, ए से ई तक जाओगे 62.5 रुपये लिखा जाए। इस चार्ट को आप समझे, देखिए समझना कितना आसान था। फिर यहाँ उसने क्वेश्चन किया रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ, मतलब रेणुका जा रही है, 2 सहेली और जा रही है, 3 पैसेंजर जा रहे हैं, इसको आप समझ गए, के साथ स्टेशन ए से डी तक जाना है, ए से डी तक, यानी ए से यहाँ डी तक जाना है, यानी यहाँ तक 366 किलोमीटर तक जाना है। उसे उन तीनों टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी? तो ए से डी तक जाने के लिए एक लोग का कितना लग रहा है? 49.5 रुपया लग रहा है। भाई जनरल का टिकट है, काफ़ी सस्ता टिकट है, क्योंकि स्लीपर और एसी का टिकट महंगा होता है। ये 49.5 रुपये अगर 366 किलोमीटर का दे रहा है तो रेणुका जो है वो जनरल डिब्बे से जा रही है। ये चीज़ आपको पता चल गया क्या क्वेश्चन देख के? चलिए ये मजाक कर रहे थे हम। ए से डी तक जो है 49.5 रुपये एक पैसेंजर का लगता है, और रेणुका कितनी खुद और 3 सहेली जा रही है। तो सर कहोगे एक टिकट 49.5 का, तो 3 लोगों का टिकट 49.5 गुणे 3, तो 49.5 गुणे 3, 5 तियाँ 15, 10 लग गया, हासिल बचे 1, 9 3 27, 1 28, बचे कितने 2, 4 3 12 और 2 14, 148 रुपया 50 पैसा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। एक लोग का टिकट 49.5 रुपये का था, 3 लोगों का टिकट का रेट बताना था, और ये क्वेश्चन में उसने टिकट का रेट दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 6 बच्चों ने अपनी लंबाई मापी और जिसका परिणाम निम्न प्रकार से। एक बच्चे की लंबाई 109 सेंटीमीटर, एक बच्चे की 114 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर, एक का 102.9 सेंटीमीटर, एक का 99.7, एक का 109.5, एक का 112.2 सेंटीमीटर। इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या है? देखिए एक जो आप आसान तरीका आप पढ़ते हैं या सभी अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, इन 6 को जोड़ लीजिए और 6 से भाग दे लीजिए, वही औसत आ जाएगा। जैसे 2 संख्याओं का औसत आपसे पूछा 2 और 4 का, तो आपने क्या किया 2 + 4 बटे 2 है तो 2 संख्या, यानी 6 बटे 2, इनका औसत कितना आ गया 3। तो औसत ऐसे निकाली जाती है, जितनी संख्याएं दी गई उनको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है, जैसे यहाँ 6 है तो 6 से भाग दे लीजिए, यहाँ 2 थी तो 2 से, तो ये औसत आप समझ गए। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि इसको आप पहले पूरा जोड़ लीजिए, उसके बाद में 6 से भाग दे लीजिए। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं, देखिए यहाँ सारे आंसर 100 के ऊपर है, यानी 100 के ऊपर ही एवरेज जाएगा। अब देखिए इसमें 100 छोड़ते जाइए, यहाँ 100 से ज़्यादा कितना है 9, देखिए आप यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है 14.7, यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है 2.9, फिर यहाँ 100 से कितना कम है माइनस का 0.3 कम है 99.7, फिर ये 100 से कितना ज़्यादा है 9.5। अब देखिए इसको पहले आप जोड़ लीजिए, 9 और 14 23, 23 और 2 25, 25 और ये माइनस वाला भी रुकिए, 25 और 9 आप कहोगे सर 34, फिर 34 हो गया, फिर सर 0.7 यहाँ थे, फिर यहाँ 0.9 थे, 9 7 16, 1.6 हो गया और 0.5, 1.6 और 0.5 2.1 हो गया। तो सर ये 34 + 2.1 और बढ़ गया, कितना 2.14 9 23 2 25 और 9 34 10 2 दशमलव और बढ़ गया, और माइनस के दीजिए 0.3, तो देखिए 2.1 से 3 जाएगा तो 1.8 हो जाएगा, यानी 34 + 1.8 कितना हो गया 35.8। ये कितना हो गया 35.8 हो गया। एक बार देख लीजिए, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 14.7 लिखा, यहाँ 2.9 लिखा, माइनस 1 9.5 लिखा, एक ये वाला हमने छोड़ दिया 112.2 था, यानी +12.2 ले लीजिए। अब इसमें +12.2 और जोड़ दीजिए ये वाला, तो
35 और 12 47 और 0.8 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा, यानी 47 और 1 48 सर आए जो 100 से ऊपर थे। तो 48 को 6 से भाग दिला दीजिए, 6 8 48, ये 8 आ गया औसत का, और 100 हमने सब में निकाल रखा था, उसको जोड़ के 108 आप बता सकते हैं, इसका औसत होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको एक आसान तरीका हो गया ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब अगर जिनको ये ना समझ में आया हो वो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड ही लगा लीजिएगा एग्जाम में। ज़्यादा अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा उसमें प्रेशर देंगे तो भी टाइम जाएगा। ऐसे लिख लीजिएगा, इसको सारे संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, 102.9, फिर उसके बाद में 99.7, फिर 109.5, फिर 112.2। बहरहाल जो मेथड मैंने लगाया है ये आगे 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज रहेंगे, इसको भी इतने अच्छे समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। इसको ऐसे जोड़ लीजिए, 9 7 16 7 23 5 28 2 30 का 3 बचा, 9 3 12 4 16 2 18 और 9 27 और 9 36 और 2 38 हो गया। बचे कितने? 3 बचे, 3 1 4 9 4 13 1 14 का 4 बचे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 648 को 6 संख्याओं भाग लगा दीजिए, 108 छक्का 648, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों मेथड बताए, जिनको पहला समझ में आया वो पहले से लगा ले, जिनको दूसरा, बहरहाल मैं आगे टेस्ट सीरीज में आएगा पहला भी सबको समझा दूंगा। अब ये 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, अब बचे 15 क्वेश्चन पेडागॉजी की। लेकिन मैं एक छोटा सा एम रख रहा हूँ, तीनों टेस्ट सीरीज में मैंने दिया, ये चौथा टेस्ट सीरीज है दोस्तों। फिर मैं इस टेस्ट सीरीज में एक छोटा सा एम दे रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे आप 200 लाइक कर देंगे तो इतनी शानदार पेडागॉजी में मैथ की आपको पढ़ाऊंगा, चाहे आपने एनसीएफ 2005 ना पढ़ रखी हो, चाहे एनईपी 2005 ना पढ़ रखी हो, उसके बावजूद आप आंसर 15 के 15 सही बनाएंगे, और बिना पढ़े बिना पेन उठाए आपको कुछ नहीं करना, पेडागॉजी में पढ़ना। और ये कैसे होगा? देखिए, कोई अध्यापक आपको अभी तक पेडागॉजी बता नहीं रहा है कैसे। देखिए, एनसीएफ 2005 उसी के थ्रू आपने सारी कक्षाएं पढ़ रखी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, तो वो तो आप भाई जीके आए, उसको आपको क्या ही पढ़ना। एनईपी 2020 में जितनी चीजें लिखी गई, मान लो कोई चीज बच्चे के लिए सही नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सर ये बच्चे के लिए नहीं सही है? तो वो चीज तो आपको इतने बड़े हो चुके हैं, इतने परिपक्व हो चुके हैं कि सारी चीजें पता है। एनईपी चाहे पढ़े हो ना पढ़े हो, अगर मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, देखने के बाद में दिखाऊंगा जो अप्रोच, उससे आप पेडागॉजी बिना कुछ पढ़े, मैं कह रहा हूँ 15 में 15 सही करके जाएंगे। लेकिन पेडागॉजी स्टार्ट करने से पहले आप लोग फीडबैक दीजिए कि हाँ सर पेडागॉजी स्टार्ट करिए, कमेंट में लिख लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके 200 लाइक हमारा कंप्लीट कराइए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करिए दोस्तों में, और उनसे बताइए कि टॉपर्स टाइम पे मैथ की क्लासेस चल रही है, ताकि हमारी जो फैमिली है वो और बढ़ सके, और दिन ब दिन हम अच्छी क्लासेस दें आपको। और इस बार सीटेट में 30 में 30 मैथ की मेरी जिम्मेदारी है, 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करके चले जाइए, 30 में 30 100% आ जाएंगे। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।